हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और मूल अधिकार मौलिक अधिकारों में हम लोग पहुंच चुके थे अनुच्छेद नंबर 16 तक। और अनुच्छेद 16 डिस्कस करते करते हम अनुच्छेद 16 की क्लॉज 4 तक पहुंचे, जहां पे बात हम लोग कर रहे थे बैकवर्ड क्लासेस की, पिछड़े वर्गों की हम लोग बात कर रहे थे। यहां तक करते करते हम लोग लास्ट क्लास में शुरू जो हमने किया था वो था इंदिरा साहनी केस। 1992 का ये केस था। और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय जो दिया था उस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। एक बार लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज ये जो आरक्षण वाला जो मुद्दा है, आरक्षण वाला जो चीज है, वो आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि क्योंकि वितरण वितरण मूलक न्याय न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की अगर अपन बात करें तो भारत का संविधान किस प्रकार की समानता को अपनाता है? अनुपातिक समानता को अपनाता है। तो अगर आपसे मुख्य परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरक्षण से संबंधित, तो आप ये डायरेक्टली कोट कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है और किस प्रकार की समानता को वरीयता देता है। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये बताने की कोशिश की गई थी कि जाति को आधार क्यों बनाया गया। तो जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारत के संविधान में मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, ना कि आर्थिक। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि भाई सिर्फ कास्ट को लेके या जाति को लेके ही क्यों आरक्षण है, तो भारत में जो पिछड़ापन है वो कैसा पिछड़ापन है? सामाजिक पिछड़ापन है, ना कि आर्थिक पिछड़ापन। तो सामाजिक पिछड़ापन को ज्यादा वरीयता दी गई है किसके मुकाबले? आर्थिक पिछड़ेपन के मुकाबले। पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से, किसकी बात की जा रही है? पिछड़ी जातियों की साधन संपन्न हिस्से, जिसे क्रीमी लेयर कहा गया, को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और क्रीमी लेयर केवल ओबीसी में लागू किया गया था, ठीक है। और ओबीसी में भी पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलता क्रीमी लेयर पे, ठीक है। ये हमने बात करी थी। और इसके लिए स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 से काम कर रहा है और अभी इसी सिफारिश पे 8 लाख की इनकम को बढ़ाने की बात की जा रही है। आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 50% होगी, ये हमने बात करी थी। और असाधारण परिस्थितियों में यह सीमा 50 से भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने, याद करो, जो ईबीसी रिजर्वेशन दिया था, ईबीसी रिजर्वेशन 10% जो रिजर्वेशन था वो कैंसिल कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईबीसी रिजर्वेशन किसके आधार पे दिया गया था? आर्थिक आधार पे। और वरीयता किसको देनी है? सामाजिक पिछड़ेपन को वरीयता देनी है, ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, ये इंदिरा साहनी केस कह रहा है। और आरक्षण व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इंदिरा साहनी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन संसद ने क्या किया? 73वां संविधान संशोधन किया 1995 में। और भारत के संविधान में 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया, जिसके तहत एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में भी क्या दिया गया? रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया। और 85वें संविधान संशोधन जो 2001 में आया था, उसमें 16 क्लॉज 4A में ही क्या जोड़ा गया? रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। याद करो, हमने बात कही थी परिणामी ज्येष्ठता का नियम, कि एक बार ज्येष्ठता, एक बार सीनियरिटी किसी के पास पहुंच गई तो वो सीनियरिटी चेंज नहीं होगी। हमने वो केस भी देखा था कि कैसे एक दो दोस्त अगर साथ में आईपीएस बन जाते हैं तो किस तरह से सीनियरिटी चेंज होती है। कब? 85वें संविधान संशोधन से पहले। लेकिन 85वें संविधान संशोधन के बाद अगर किसी एक व्यक्ति को सीनियरिटी मिल गई तो वो बार बार चेंज अब नहीं होती। इसमें सबसे फेमस केस जो है वो सबसे पहला केस हमने देखा था एम नागराज केस, जो 2006 में हुआ था। और इसके तहत 16 का क्लॉज 4A 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में क्या दी गई थी? चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना है: पिछड़ेपन का, अपर्याप्त प्रतिनिधि का और प्रशासनिक दक्षता का। ये एक एक चीज हमने देखी थी कि पिछड़ापन का तो चूंकि सरकार के पास सीधा डेटा होता है तो उसमें समस्या नहीं आती है। जब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की हमने बात करी थी तो मैंने एक केस आपको लेके बताया था कि सचिवों की संख्या कितनी हो सकती है और उनकी जनसंख्या के अनुपात में कितनी होनी चाहिए। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे चर्चा की थी।
प्रशासनिक दक्षता के लिए हमने एक आर्टिकल लिया था अनुच्छेद 335, और अनुच्छेद 335 को ये भी कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो रेगुलेट करता है किसको, रिजर्वेशन को। तो एम नागराजन केस में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा, एम नागराजन केस में कहा गया। उसके बाद 2018 में जर्नैल सिंह केस होता है, इसमें यह कहा गया कि भाई अब जो पिछड़ेपन का आंकड़ा है वो देने की जरूरत आपको नहीं है, जो आपको देखने की जरूरत नहीं है, और बाकी सारी जो बातें थी वो किसकी मान ली गई, एम नागराजन केस की मान ली गई। फिर हमने 16 क्लास 4 भी देखा था, जिसमें हमने बात करी थी बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड के बारे में। अगर कोई वैकेंसी में कुछ सीटें खाली रह जाती है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, बैकलॉग कहा जाएगा, और उसको आगे क्या कर दिया जाता है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ये सारी चीजें कहां लिखी हुई है, 16 क्लॉज 4B में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ये हमारी सारी बातें हो चुकी थी। आज जहां से हमें बात शुरू करनी है अपनी, वो है लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हालांकि संविधान में या 16 अनुच्छेद नंबर 16 में सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है, चूंकि हम आरक्षण को इतना डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। अगर बार बार आपसे पूछा जाता है, जैसे आप अगर कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आप पढ़ोगे तो वहां पे भी दो प्रकार से आरक्षण डिफाइन किया जाता है। एक आरक्षण है लंबवत आरक्षण, लंबवत आरक्षण, और दूसरा है क्षैतिज, दूसरा है क्षैतिज आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल क्या होता है, ये जो रेखा है ये लंबवत रेखा है, वर्टिकल लाइन है, और ये जो रेखा आपको देखने को मिल रही है ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपको लंबवत और क्षैतिज का मतलब पता है तो आसानी से आप इस रिजर्वेशन को समझ जाओगे। मानो कि आज मैं आपसे पूछ लूं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैसा रिजर्वेशन है, तो आपको हो सकता है आप सोचो और 1 मिनट आप सोचने में ले लो कि साहब ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। 106 संविधान संशोधन में जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है वो किस प्रकार का रिजर्वेशन है। तो इस तरीके के मुद्दे जब आपके सामने आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लंबवत आरक्षण की बात कर लेते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। लंबवत आरक्षण में अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं और उन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है। जब लंबवत आरक्षण लागू किया जाता है और इसके तहत किसी नई श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षित सीटों का प्रतिशत बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बात की जा रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मानो जैसे हमने बात करी कि साहब एससी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है भाई, 15%, 7.5%, 27%, ये अलग अलग रिजर्वेशन है। अब इससे क्या हुआ, हमने अलग अलग श्रेणियां बना दी। ये श्रेणी 1 हो गई, ये श्रेणी 2 हो गई और ये श्रेणी 3 हो गई। पहले जब केवल एससी और एसटी को रिजर्वेशन प्राप्त था तो कितने प्रतिशत सीटों पर रिजर्वेशन रहा होगा, 22.5% सीटों पे, हाँ या ना, 22.5% की जो सीट्स हैं उन पे रिजर्वेशन रहा होगा। लेकिन जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन आ गया, ओबीसी में 27% रिजर्वेशन और बढ़ गया। तो आप देख रहे हो कि आरक्षित सीटों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यही बात यहां पे की जा रही है। तो और इसके तहत किसी नई श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भारत में आरक्षण मुख्यतः लंबवत आरक्षण के रूप में दिया जाता है। तो जो एससी, एसटी, ओबीसी जो आरक्षण है और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में क्या किया, 10% रिजर्वेशन और हो गया। तो एक नई श्रेणी बनाई गई ईडब्ल्यूएस श्रेणी, और इसके लिए कितना परसेंट आरक्षण, 10% आरक्षण। तो अभी टोटल आरक्षण की सीट्स रिजर्व सीटें कितनी है हमारे पास, तो 22.5 प्लस 27.5 प्लस 10%, ये क्या कर दिया हमने, आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी है। तो ये आरक्षण जो होता है ये कैसा आरक्षण है, वर्टिकल रिजर्वेशन इसे कहा जाता है। दूसरी चीज की हम बात करें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण में आरक्षण देने के लिए किसी नई श्रेणी का निर्माण नहीं किया जाता। पहली चीज, अगर हम बात करें लंबवत आरक्षण में तो वहां पे हमने क्या किया था, अगर हम बात करें लंबवत आरक्षण में तो वहां पे श्रेणियों का निर्माण होता है। जैसे पहले हमने किया ये सब एससी, ये एसटी, उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से अलग अलग श्रेणियां आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। लेकिन
अगर बात करें किसकी, क्षैतिज आरक्षण की, तो यहाँ पे कोई अलग से आप कैटेगरी नहीं बनाओगे, नई श्रेणी का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वर्तमान में जो श्रेणियां बनी हुई है, जैसे अभी हमारे बनी हुई है मानो 4 श्रेणी, कौन कौन सी, SC, ST, OBC और EWS। तो वर्तमान में जो श्रेणियां बनी हुई है उन्हीं श्रेणियों के भीतर नया आरक्षण लागू कर दिया जाता है। अब ये बात कैसे होगी इसको समझो। मानो आपने कहा कि साहब महिलाओं को 10% आरक्षण, 10% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब 10% आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, तो हमने कहा ये 10% आरक्षण होगा साहब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा, क्षैतिज आरक्षण होगा। तो अभी साहब क्षैतिज आरक्षण कैसे काम करेगा इसको समझो। पहले की जो श्रेणियां हैं उनको देखते हैं। तो साहब पहले बनी हुई है SC, ST, OBC और EWS, ये श्रेणियां हैं हमारे पास। और 10% महिला आरक्षण, इसका मतलब SC की जितनी भी सीट्स हैं उस पे 10% कौन आएंगी, SC की महिला, SC की महिला। इसी तरीके से ST की मान लो 10% सीट यहां पे भी हैं, तो ST की महिला, यहां पे भी 10% OBC की महिला के लिए आपने क्या कर दी, सीट्स रिजर्व कर दी हैं पहले से ही। और EWS में भी आपने क्या कर दिया, 10% EWS। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कोई नई श्रेणी तो नहीं बनाई, इसी श्रेणी में से EWS में मानो या OBC में मानो, SC में मानो, ST में मानो, किसी भी एक कैटेगरी का एग्जांपल ले लो। मान लो ST के लिए टोटल सीट्स आई थी 100 सीट, कितनी आई थी, 100 सीट। तो इसमें से अब 10 सीटों पे कौन आएगा, ST की महिला, कौन आ जाएगी, ST की महिला आ जाएंगी। तो इस प्रकार का जो आरक्षण होता है जिसमें नई श्रेणियों का निर्माण नहीं किया जाता, उसको कौन सा आरक्षण आप कहोगे, वो होता है क्षैतिज आरक्षण। वर्तमान में जो श्रेणियां बनी हुई है उन्हीं श्रेणियों के भीतर नया आरक्षण लागू कर दिया जाता है। अतः इसे आरक्षण के अंदर आरक्षण या आरक्षण के भीतर आरक्षण, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। भाई SC को पहले रिजर्वेशन था, अब उसी रिजर्वेशन में से 10% रिजर्वेशन आपने किसके लिए कर दिया, महिलाओं के लिए कर दिया। तो इसको कहा जाता है आरक्षण के अंदर आरक्षण, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कहा जाता है। क्षैतिज आरक्षण देने से नए नए समूहों को आरक्षण तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन इससे आरक्षित सीटों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। मानो टोटल रिजर्व जो सीट है वो 60 सीटें हैं, अब 60 सीटों पे आपने क्या कर रखा है, आरक्षण दे रहा हुआ है। अब उन 60 सीटों में से आप कहोगे साहब मानो कि 20 सीटें EWS के लिए, 20 सीटें EWS के लिए जो हैं उसमें से 10% किसके पास जानी चाहिए, महिलाओं के पास जानी चाहिए। इसका मतलब अब 20 में से 2 सीटें वो तो उन पे तो कौन आएगा, EWS की महिलाएं आएंगी। अब 18 सीटों में महिलाएं भी आ सकती हैं और पुरुष भी आ सकते हैं। तो कोई भी सीटों में कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसमें से एक विंडो निकाल दी। अब मानो यहाँ पे बात कर ली जाए एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन को मानो आपने 10% रिजर्वेशन दिया। अब उसमें क्या होगा कि SC की जितनी टोटल सीट है उसमें से 10% सीट्स SC के एक्स सर्विसमैन के लिए क्या हो जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी। सेम ST में होगा, OBC में होगा और जनरल में होगा। तो उम्मीद करता हूं कि लंबवत और क्षैतिज आरक्षण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। भारत में जैसे दिव्यांगों को प्राप्त आरक्षण तथा संसद और पंचायत तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्राप्त आरक्षण किसका उदाहरण है, क्षैतिज आरक्षण का उदाहरण है। अब ये बात हुई पूरी हमारी आरक्षण की। अब अगर आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया कि मानो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया कि भाई आपकी पॉइंट बताओ रिजर्वेशन पे, आप क्या सोचते हो कि रिजर्वेशन सही है या गलत है। तो हमको जैसे पता है कि यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में जब आंसर लिखना है तो आपको दोनों एस्पेक्ट बताना है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताना है और उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको बताना है। और फिर बाद में जब कंक्लूड करना है, जब अपना मत देना है वहां पे, तो एक बैलेंस रिव्यू लेते हुए चलना है कि साहब ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें सही हैं और इन चीजों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। इस तरीके से हम लोग जनरली क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। अब मानो कि रिजर्वेशन पे कोई आंसर है और पहले हम इसकी आलोचना करते हैं, फिर हम जानेंगे रिजर्वेशन का महत्व या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहले इसकी आलोचना को देखते हैं। तो पहली आलोचना आरक्षण की ये होती है कि आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध है। बहुत सारे लोग ये तथ्य देते हैं कि साहब मानो 100 सीटें निकल के आई किसी पोस्ट के लिए और 100 सीटों में आपने क्या किया, 100 सीटों में से
जैसे अभी जो बात चल रही है वो ये है कि करीब ईडब्ल्यूएस के साथ 60% सीटें क्या हो गई हैं, रिजर्व हो गई हैं, तो बची कितनी 40% सीटें। तो आपने एक बहुत बड़ी सीटों को पे तो क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया, और केवल 40% सीटें बची जहां पे बाकी लोग क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। तो जिसकी हमने बात करी थी लेवल प्ले फील्ड होना चाहिए, अब वो लेवल प्ले फील्ड तो आपने छोड़ा ही नहीं ना, क्योंकि 60% सीटों को तो आपने पहले से रिजर्व करके रख दिया। तो बहुत सारे लोग इस तथ्य को देते हैं कि जो आरक्षण है वो भारत में निहित, जो संविधान, भारत का संविधान है उसमें निहित जो अवसर की समानता है उसके कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर न्यूज में ये रहता है। न्यूज में क्या रहता है, जैसे आज अगर अपन बात करें साहब, गूगल का सीईओ कौन है, तो आप कहोगे साहब सुंदर पिचई है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, तो आप कहोगे साहब ये भी इंडियन है। बहुत सारी यूएसए में ऐसी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, विदेशों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी देखने को मिलेंगी जिनके सीईओ, एमडीज कौन आपको देखने को मिलेगा, भारतीय मूल के या भारत के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके लिए जब भारत के बहुत योग्य लोग बाहर चले जाते हैं तो इसे कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। इसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन। हिंदी में इसे कहा जा सकता है प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल वही कि भाई ये लोग भारत में रह सकते थे, चूंकि ये भारत से बाहर चले गए। अब याद करो दादा भाई नेहरू जी ने एक थ्योरी दी थी जिसे हमने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसमें क्या हो रहा था, अंग्रेजों ने जब हम पे अंग्रेजों ने हमको कॉलोनी बनाया तो अंग्रेजों ने हमारा जो हमारी जो संपत्ति थी उसको लेके कहाँ चले गए, वो ब्रिटेन में चले गए। उस समय हमारी संपत्ति जा रही थी तो इसलिए हमने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का ड्रेन हो रहा है, यहाँ से वेल्थ बाहर जा रही है। अभी क्या हो रहा है, ड्रेन ऑफ ब्रेन, मतलब हमारे यहाँ पे जो भी अच्छे लोग थे, जो भी टॉपर्स हैं, अभी कुछ समय पहले की बात है, करीब 1-1.5 साल पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि भारत में जो 12th क्लास के टॉपर्स हैं या जो 10th क्लास के टॉपर्स हैं उसमें से मोर देन 50% लोग भारत में है ही नहीं। पिछले अगर 30 सालों का आंकड़ा उठाया जाए और देखें हम लोग कि 12th क्लास में जो टॉपर्स थे उसमें से इंडिया में कितने बचे हैं, तो आप पाओगे कि 50% से ज्यादा जो टॉपर्स हैं 12th में वो इंडिया में बचे नहीं, वो कहाँ चले गए, बाहर चले गए। इसका मतलब हाँ, इंडिया का जो शार्पेस्ट माइंड है वो कहाँ जा रहा है, वो बाहर जा रहा है। अब बाहर क्यों जा रहा है, उसके लिए बहुत बार आरक्षण को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई आपने अवसर की समानता रखी नहीं। बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया कि आरक्षण जो है, जो संविधान में निहित समानता, जो अवसर की समानता है उसके विरुद्ध है। जब अवसर की समानता नहीं है, जब लोगों को मानो कि किसी को 95% नंबर आए और वो जनरल का कैंडिडेट है और उसको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा और उसकी जगह इंडिया में कोई आरक्षित वर्ग वाले व्यक्ति को क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। अब उससे क्या हुआ कि इंडिया का जो शार्पेस्ट माइंड है, जो बहुत अच्छा कर सकता था इंडिया के लिए, वो सब कहाँ चला गया, वो सब बाहर चला गया। अभी आपने सुना होगा इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि साहब आईआईटी के लोग और इसरो के चेयरमैन ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि आईआईटी और अच्छे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग हैं वो इंडिया में किसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जैसे इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या नहीं कर रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो थ्योरी इसे कहा जाता है ड्रेन ऑफ ब्रेन। अब आरक्षण के कारण योग्यता की उपेक्षा होती है और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह देश के समग्र विकास को बाधित करती है। भारत में आरक्षण को ब्रेन ड्रेन का एक बड़ा कारण माना जाता है। अगर आप देखोगे ना, आप अपने आसपास भी पाओगे तो जितने भी टॉपर्स जो रहे होंगे पिछले 5-10 सालों में, वो उसमें से मोर देन 50% वो क्या हो चुके हैं, इंडिया को छोड़ चुके हैं। या तो आईएएस आईपीएस होंगे वो, या फिर क्या हो चुके होंगे, इंडिया को छोड़ चुके होंगे। तो इससे क्या होता है, भारत की जो समग्र विकास है, भारत का जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हैम्पर हो जाता है। और दूसरी चीज इससे क्या होती है, प्रतिभा की उपेक्षा होती है। जो व्यक्ति जिसको 97%, 98, 99% नंबर आ रहे थे, आपने उसको तो बाहर कर दिया, और वो व्यक्ति जिसको 67, 68, 69% नंबर आ रहे थे, आपने उसको उस जॉब के लिए आपने क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। तो इससे क्या हो रही है, ये कहा जाता है कि इससे प्रतिभा की उपेक्षा हो रही है। अब जब भी हम बात करें आलोचना की, हम बात करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो चीज है ये बहुत गलत है। सामने वाले को भी ऐसा ही लगना चाहिए जब आपकी कॉपी पढ़े। जब आप पॉजिटिव बात करोगे, जब इसके पक्ष में जब आप चीजें लिखोगे, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल चीजें सही कह रहा है। और लास्ट में जो आपका मत होगा, अपना जो मत होगा, उसमें हमको चीजें क्या करनी होती है, बैलेंस करनी होती है।
भारत में व्यवहार में आरक्षण की व्यवस्था का क्या हो गया, राजनीतिकरण हो गया है और इससे राजनीति में जाति का महत्व बढ़ गया है। और इसका सीधा सीधा सा अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो बिहार को। बिहार में आरक्षण 75% के आसपास पहुंच गया है। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 75% आरक्षण बिहार में पहुंचा है ये गलत है, और अगर कोर्ट में चला गया तो कोर्ट क्या करेगा, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा अनटिल और अनलेस इंदिरा साहनी केस वाला जो जजमेंट है वही चेंज नहीं हो जाए। अगर वो नहीं हुआ तो कोर्ट क्या कर देगा, इसे कैंसिल कर देगा। लेकिन चूंकि इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन थे और अभी बिहार में विधानसभा के इलेक्शन है, तो लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी है। और वोट बैंक की राजनीति में हमको पता है कि भारत में चुनाव में जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चूंकि जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर उसके नाम पे आपने क्या कर दिया, आरक्षण जैसी बात कर दी और आरक्षण दे दिया, तो क्या होगा, आप वहां से वोट बटोर सकते हो। तो भारत में ये जो आरक्षण है इसका क्या हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है। ठीक है, भारत में व्यवहार में आरक्षण का क्रियान्वयन इस प्रकार हो रहा है कि एक नए प्रकार के विभेद, जिसे प्रतिगामी विभेद या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, इसको जन्म दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंटों को जरूर आप अपने मुख्य परीक्षा में लिखें। किसकी बात की जा रही है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भाई, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उसके बाद संविधान में आरक्षण जैसी अलग अलग व्यवस्थाएं आई। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि 1950 में ये सारे क्लॉज हमने जोड़ दिए, या 1950 के बाद हमने क्लॉज जोड़े, और हमने क्लॉज जोड़े किसके से संबंधित, आरक्षण से संबंधित। तो आपसे पूछा गया कि साहब ये तो बताओ पहले, आरक्षण से संबंधित क्लॉज भारत के संविधान में क्यों जोड़े गए। तो आप कहोगे साहब कि समाज का एक बड़ा तबका ऐसा था जिन पे हजारों साल से क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको बराबर लाने के लिए क्या जोड़ा गया, आरक्षण जैसा मुद्दा जोड़ा गया। इसका मतलब इस समय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक वर्ग तो यहां पर है, और एक वर्ग जिसपे हजारों साल से शोषण हुआ है वो बहुत पीछे है, वो बहुत पीछे है। इनको इनके बराबर लाने के लिए आपने क्या प्रोवाइड कराया, रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया। अब हुआ क्या ये कि इस रिजर्वेशन के बाद चीजें यहां पे आके रुक जानी चाहिए थी, जब दोनों चीजें क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। लेकिन हो क्या रहा है अब, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये कि ये आरक्षण के कारण हुआ ये कि ये वाले लोग जो पहले आगे थे ये यहां पे रहे, और आरक्षण से जिनको आरक्षण मिला वो इनसे भी क्या हो गए, आगे निकल गया। अब इससे क्या होगा, मानो होना ये चाहिए था आइडियली, लेकिन पहुंच गई गाड़ी यहां पे। अब ये कुछ सैकड़ों साल बाद ये अगर इसी तरीके से आरक्षण चलता रहा तो ये चीज बहुत आगे पहुंच जाएगी। जिन लोगों को आरक्षण मिला है वो काफी आगे पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग कहेंगे कि साहब हम लोग क्या हैं, हम लोगों पे शोषण हो रहा है, हम लोगों को क्या दो, आरक्षण दो। फिर आप इन्हें आरक्षण दोगे किस लिए, कि वापस बराबर आ जाए, फिर ये आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे तो एक बहुत ही गंदा साइकिल बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस चीज को कहा जा रहा है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रतिगामी विभेद की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसका अर्थ है कि भारत में आरक्षण के बढ़ते प्रतिशत के कारण आज अनारक्षित जातियां अन्याय का शिकार हो रही हैं। ये एक नए प्रकार का क्या है, भेदभाव है। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि आरक्षण की क्या क्या आलोचना है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। अब आरक्षण के महत्व, इसके पॉजिटिव पॉइंट के भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहला वहां पे क्या पॉइंट था कि साहब आरक्षण क्या कर रहा है, अवसर की समानता के विरुद्ध है। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, देखो आरक्षण की व्यवस्था अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में किस चीज की बात की जाती है, हमारे संविधान में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वितरण मूलक न्याय की बात की जाती है। और जब भी वितरण मूलक न्याय की बात होगी तो किस प्रकार की समानता होगी, वहां पे एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं होगी, वहां पे प्रोपोर्शनल इक्वलिटी होगी, अनुपातिक समानता होगी। चूंकि हमारा संविधान अनुपातिक समानता को स्वीकार करता है, तो यहां पे आरक्षण को आप किसके विरुद्ध नहीं ठहरा सकते, आरक्षण को आप अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं ठहरा सकते। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट ये वहां पे कहा था कि साहब आरक्षण क्या करता है, आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ता है। कैसे? मानो एक व्यक्ति जिसके 97% नंबर थे वो डॉक्टर बनता, और वो क्या करता, भारत में रह के पेशेंट्स का इलाज करता। लेकिन चूंकि आरक्षण प्रणाली थी, आरक्षण प्रणाली के कारण वो 97% वाले बच्चे को गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें उसमें उसको क्या नहीं मिल पाया, उसमें उसको नौकरी नहीं मिल पाई। उसकी जगह किसी आरक्षित वर्ग के बच्चे को जिसकी परसेंटेज उससे कम है उसको वहां पे नौकरी मिल गई। तो बहुत सारे लोगों को ये कहना कि साहब एक तो 97% वाला बच्चा और एक ये मान लेते हैं अपन 87% वाला बच्चा, इन दोनों में डिफरेंस तो होगा, 10% का डिफरेंस है तो इंटेलिजेंस लेवल पे भी डिफरेंस होगा। तो इससे क्या होता है, गुणवत्ता पे असर पड़ता है। अब इसका जब काउंटर कराओगे आप तो क्या कहोगे कि आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? आपने मानो नीट में आपका एडमिशन किसके बेसिस पे हो गया, रिजर्वेशन के बेसिस पे हो गया। आईआईटी में आपका एडमिशन किसके बेसिस पे हो गया, रिजर्वेशन के बेसिस पे हो गया। इवन अगर आईएएस में भी आपका एडमिशन किसके बेसिस पे हो गया, रिजर्वेशन के बेसिस पे हो गया। लेकिन इसके बाद वाला चीज क्या होगा भाई, जब भी इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जैसे आईआईटी की बात करें या एनआईटी की बात करें तो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। इसी तरीके से नीट में जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट होंगे। लबासना में जब फाउंडेशन प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे उनके अलग एग्जाम्स होते हैं। तो उन एग्जामों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पे तो आपको उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा। और अगर आपने उत्तीर्ण नहीं किया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपके बैक आ जाती है, जैसे बैक आ जाती है, और ज़्यादा बैक आई तो आपको वो जो पूरा प्रोग्राम है उसे बाहर कर दिया जाता है। तो भारत में जितने भी प्रोग्राम हैं, आगे हम देखेंगे, जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें से ज्यादातरों में आप देखोगे कि क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है। और उस इंटरनल असेसमेंट में अगर कोई व्यक्ति सही पास कर पा रहा है, उसको उत्तीर्ण कर पा रहा है, इसका मतलब उसमें वो योग्यता है कि वो चीजें क्या कर सकता है, आगे कर सकता है। तो क्योंकि भारत में चयन के पश्चात अधिकांश सेवाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था है जो व्यक्ति को उस सेवा के योग्य बना देती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि आप जैसे मानो कि आप आईएएस में सेलेक्टेड हो गए तो लवासना में जाओगे, फाउंडेशन प्रोग्राम होगा, वहाँ पे आपको चीज़ें सिखाई जाएगी, आपका एग्जाम होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है और उस ट्रेनिंग के बेसिस पे आप क्या करोगे, आगे काम करोगे। नेक्स्ट, भारत में पिछड़ी जातियां हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार रही हैं। आरक्षण उन्हें एक प्रकार से समाज के द्वारा दिया गया क्या है, मुआवजा है। भाई आप कुछ गलत काम कर देते हो, मानो आपका रोड पे किसी से के साथ एक्सीडेंट हो गया और सामने वाली व्यक्ति की गाड़ी में ज्यादा नुकसान हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको मुआवजा देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इससे बिल्कुल इसी तरीके से, चूंकि जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों में जो जाती है वो हजारों वर्षों से उन पे क्या हुआ है, शोषण हुआ है। अब उस शोषण का मुआवजा हम लोग किस रूप में दे रहे हैं, पूरा समाज किस रूप में दे रहा है, उनको आरक्षण के रूप में दे रहा है। भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। आज भी अगर आप देखोगे ब्यूरोक्रेसी में, स्पेशली टॉप ब्यूरोक्रेसी जो है, ऊपरी जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है किसको, जो पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी को उतना कितना उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितना प्रतिनिधित्व, जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उतना नहीं है। तो हमने दोनों बातें देखी, पॉजिटिव भी देखी और नेगेटिव भी देखी। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, इसका निष्कर्ष कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखना है। देखो, मैं ना केवल आपको पढ़ा रहा हूं, ना केवल प्री के लिए, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं मेंस की भी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। कंक्लूजन, आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है। तो हमने देखा था कि इंडिया में सामाजिक न्याय भी है और समानता का, अवसर की समानता भी है, तो दोनों को हमें बराबर लेते हुए चलना है। ठीक है, तो आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, अतः इसे सही माना जा सकता है, लेकिन इसे कुछ सावधानियों के साथ लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए, पहले आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण के व्यापक अभियान का अंग होना चाहिए और हमें आरक्षण के साथ साथ अन्य उपायों से भी वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो इसको समझो क्या कहने की बात की जा रही है। भाई आपसे पूछा जाए कि साहब आरक्षण क्यों लाए हम लोग, तो आरक्षण इसलिए लाए कि ताकि पिछड़े वर्ग जो है, बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, उनका क्या हो सके, उत्थान हो सके, वो लेवल प्ले फील्ड पे आ सके और सभी लोगों के बीच में एक अवसर की समानता हो जाए, समानता का भेद आपको देखने को मिले, भाव देखने को मिले। ठीक है, लेकिन
क्या ये जब भी हम बात करते हैं समानता की, तो क्या केवल ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से आ सकती है? इसके और भी तरीके हो सकते हैं। तो आप कहोगे ये तो एक तरीका है, जब बात करते हैं हम लोग कि सरकारी नौकरियों में क्या दे दिया हमने, आरक्षण दे दिया, तो ये एक तरीका है जिससे उस पिछड़े वर्ग के कुछ लोग कहां पे आ जाएंगे, ऊपर उठ के आ जाएंगे। लेकिन बाकी लोगों को भी तो ऊपर लेके आना है। उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हमको समानीकरण करना है, और समानीकरण करने के लिए आरक्षण, ठीक है, आरक्षण एक पॉइंट बन सकता है कि हम उससे समानीकरण कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण के अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होने चाहिए जहां से हम उन वंचित वर्गों को क्या कर सके, उनका उत्थान कर सकें। जैसे आप बहुत सारे लोनों की बात करते हैं, जैसे मुद्रा योजना की हम बात करते हैं, तो उसमें लोन की बात होती है, उसमें SC ST के लिए हम लोगों ने अलग से लोन का प्रोविजन किया हुआ है। तो इस तरीके से बाकी सारी चीजों में भी हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि ताकि हम लोग किस चीज को अचीव कर सकें, समानीकरण को अचीव कर सकें, इक्वलाइजेशन को अचीव किया जा सकता हो। ठीक है, उत्थान करना चाहिए जिससे कि सभी समान हो जाएं और भविष्य में किसी वर्ग को आरक्षण की जरूरत ना पड़े। मैं कह रहा था ना अभी कि भाई आपने क्या किया, रिजर्वेशन से जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी को बराबर लाने की हमने बात करी थी, लेकिन अब जब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, तो जब पिछड़ा वर्ग आगे पहुंच जाएगा और जनरल पीछे रह जाएगा, तो ये क्या करेगा, आज नहीं लेकिन आज से सैकड़ों साल बाद फिर ये लोग कहेंगे कि साहब हमें क्या चाहिए, हमें भी रिजर्वेशन दो, हम लोगों पे क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, फिर आप इन्हें दो कि चूंकि ये बराबर आ जाए। तो इस तरीके से तो साइकिल चलता रहेगा। तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि आरक्षण एक अंग है किस चीज का, समानीकरण लाने का समाज में। हमें बेसिकली क्या लेके आना है, इक्वलाइजेशन लेके आना है। तो पहला पॉइंट कि ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज, आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए और समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए। जो समूह सबल हो चुके हैं उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। आरक्षित वर्गों के भीतर भी उपवर्गीकरण करने पर विचार होना चाहिए। अब मानो कि एक कोई समूह है जो SC में बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समूह है। ठीक है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कितने समूह है, 10 समूह है। अब इसमें कोई एक समूह है 7 नंबर पे, जो समूह, इसको आप देख रहे हो कि पिछले 30 सालों से लगातार इस समूह से आपको IAS देखने को मिल रहे हैं, IPS देखने को मिल रहे हैं अच्छी खासी संख्या में। और इस समूह का इसकी संख्या के अनुरूप अगर आप देखोगे तो प्रतिनिधित्व भी काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। अब हो क्या रहा है कि बाकी सारे जो समूह हैं उनके मुकाबले इस एक समूह ने क्या कर लिया है, अपने को सबल बना लिया है। तो अब कैसा होना चाहिए हमारी आरक्षण की व्यवस्था की, हमने देखा साहब ये पिछले 30 सालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये सबल बन चुके हैं। इसका मतलब इनको SC वाली जो कैटेगरी से हटा के हमें कहां रखना चाहिए, जनरल में रख देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा आरक्षण का सिस्टम है वो गतिशील होगा। भाई हमने यही तो कहा था कि जो वंचित लोग हैं उन्हें सबल करना है। अब अगर सबल लोगों को के पक्ष में हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं, इसका मतलब तो हम विशेषाधिकार उन्हें दे रहे हैं, और भारत का संविधान इस विशेषाधिकार की अनुमति तो देता ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे बात की जा रही है, और इसके लिए सरकार ने भी बात सुनी है, और सरकार अभी इसके लिए कमीशन बनाया गया है, रोहिणी आचार्य कमीशन, जो इस चीज पे चर्चा कर रहा है कि हम लोग क्या करें, SC ST और OBC इनके अंदर भी हम लोग क्या करें, क्लासिफिकेशन कर दें। नेक्स्ट, क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से होना चाहिए तथा बदली हुई परिस्थितियों में SC और ST में भी क्रीमी लेयर लाने पर विचार होना चाहिए। देखो यहाँ पे बार बार हर जगह आप देखोगे कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी पॉइंट में मैंने नहीं लिखा कि ऐसा कर दो या ऐसा हो जाए, हम बात कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए। अभी हो सकता है कि SC और ST वर्ग में क्रीमी लेयर, जब हमने बात करी थी 1992 में इंदिरा साहनी केस में, नागराजन केस में, तो उस समय SC और ST बहुत वंचित वो लोग थे, बहुत दुर्बल वो लोग थे, तो उनको क्रीमी लेयर वाले कंसेप्ट में हमने ऐड नहीं किया था। लेकिन 1992 के बाद अब बहुत समय, करीब 33-34 साल बीत चुके हैं, तो उसमें भी SC और ST में भी हमें क्रीमी लेयर जैसा कंसेप्ट लेके आना चाहिए। वो हो सकता है क्रीमी लेयर हो सकता है क्रीमी लेयर के जैसा कोई कंसेप्ट हो, या उनकी आय वहां पे हम लोग 10 लाख रखें, 12 लाख रखें, लेकिन कुछ एक कंसेप्ट होना चाहिए। इससे जो लोग ये कहते हैं कि अवसर की समानता के विरुद्ध है और कुछ ही पक्षों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उनको तो ये कहने का मौका
ना मिले। और लास्ट चीज, भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में आर्थिक कारक को भी आरक्षण का आधार बनाने पर विचार किया जा सकता है। जो हम देखते भी हैं कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस वाला काम किया। तो ग्लोबलाइजेशन में भाई अगर आप नहीं करोगे तो क्या करेगा वो बच्चा, जो टॉपर बच्चा है, वो जनरल का कोई बच्चा है, वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि भारत का टैलेंटेड बच्चा बाहर जा रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या कारण है, पॉसिबल कारण, उन पे भी हमें क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। तो इस तरीके से एक समग्र रूप में हम हमारा क्या दे सकते हैं? उत्तर दे सकते हैं। जो लास्ट जो रिजर्वेशन में पॉइंट आपको देखने को मिला है, जो 15 क्लॉज 6 में भी आपको देखने को मिलेगा और 16 क्लॉज 6 में भी आपको देखने को मिलता है, वो क्या है? आर्थिक रूप से दिया गया आरक्षण, जिसे ईडब्ल्यूएस भी कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। ये कब जोड़ा गया? 2019 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 103 संविधान संशोधन था। इसके तहत दो चीजें हैं, एक तो 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 इसमें हमने जोड़ा। 15 क्लॉज 6 इसमें किसकी बात करेंगे कि भाई शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में कितनी सीट रिजर्व होती हैं? 10% सीट रिजर्व होती है। किसके आधार पे? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% सीट रिजर्व होती हैं। ये 10% का जो आंकड़ा, ये अधिकतम आंकड़ा है। हो सकता है इससे कम भी आपको देखने को मिले, पर मैक्सिमम कितना हो सकता है? केवल 10% हो सकता है। देखो 15 क्लॉज 6 में क्या लिखा हुआ है? राज्य ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में अधिकतम 10% सीट, अधिकतम 10% सीट आरक्षित कर सकता है। यह निजी और सभी शिक्षण संस्थाओं पर लागू किया जा सकता है। यह आरक्षण वर्तमान समूह को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा। तो ऐसा नहीं कि एससी, एसटी और ओबीसी इनके आरक्षण से हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं, इसके अलावा हमने एक और नई श्रेणी जोड़ दी, जिसका नाम क्या है? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ईडब्ल्यूएस का निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। जैसे अभी 8 लाख की सीमा है, उसके अलावा शहर में 100 गज या 150 गज जमीन है, गांव में इतना जमीन होनी चाहिए। इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया उसमें दिए गए हैं। तो ये तो 15 क्लॉज 6 की हमने बात करी। 16 क्लॉज 6 भी करीब करीब सेम ही है। यहाँ पे बात होती है किसकी? शिक्षण संस्थानों में नामांकन में। यहाँ की बात होगी राज्य के अधीन नियोजन में ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 10% सीट आरक्षित की जा सकती है। यह आरक्षण वर्तमान समूह को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा और ईडब्ल्यूएस का निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। तो यह बात की जाती है 15 क्लॉज 6 में और 16 क्लॉज 6 में। अब जब आज से पहले, या मैं कहूं जब 103 संविधान संशोधन हुआ, उससे पहले जो आरक्षण देने का आधार था वो क्या था? जाति था। वो क्या था? सामाजिक पिछड़ापन था। लेकिन 103 में, 103 संविधान संशोधन में, और ये कब हो रहा है? इसकी ईयर में फिर से दिखाऊंगा, 2019 चुनावी वर्ष था ये। और ये लोकसभा, जिस दिन आखिरी सेशन था लोकसभा का, उस दिन ये पेश किया गया है बिल, और उसी दिन लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई खास इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब ये समाज को ये बात पता लगी साहब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका मतलब आर्थिक आधार पे भी अब आरक्षण दिया जा रहा है, तो आज से पहले केवल सामाजिक आधार पर दिया गया था, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। अब अगर आर्थिक आधार पर दिया जाएगा तो समाज में कुलबुलाहट हुई और बहुत सारे लोगों ने इसके विरुद्ध कहां पे पहुंचे? वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सब लोगों ने जनहित याचिकाएं पहुंचाई। कहां पे? कोर्ट में पहुंचाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी हाई कोर्ट में इस प्रकार की जनहित याचिकाएं, सब लोगों को इसके अंतर्गत ले लिया और उसके लिए एक केस बनाया। उस केस का नाम था जनहित अभियान केस 2022। अब जनहित अभियान केस का मतलब ये नहीं है कि केवल जनहित अभियान एक पार्टी है, नहीं, जनहित अभियान एक पार्टी है, लेकिन इस पार्टी के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां थी इस केस में। बहुत सारे लोगों ने जनहित याचिकाएं पेश की थी, लेकिन मेन जो पार्टी थी उसको किसको रखा गया? जनहित अभियान को रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी जनहित याचिकाएं पढ़ी तो उनको तीन चीजें समझ में आई कि तीन चीजों पे लोग हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहली चीज क्या है? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? भाई इससे पहले तो सामाजिक पिछड़ापन और उसको आपने वरीयता भी दी है, तो यहां पे पहली बार जब आर्थिक आधार माना तो लोगों ने क्या कहा कि क्या ये संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। दूसरी चीज, एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखना क्या समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? भाई समानता तो ये कहते हैं कि सबको एक जैसी ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस के दायरे से क्या कर दिया? बाहर कर दिया, और बाकी जो लोग बचे थे, इसलिए आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बहुत बार सवर्ण आरक्षण भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एससी और एसटी, ओबीसी को आपने क्या
क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन निकल के आया। और तीसरा जो मुख्य क्वेश्चन था वो ये था, क्या निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण लागू करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? भाई आगे हम संविधान में हमें पढ़ेंगे कि आपको ये अधिकार है कि आप अपना व्यवसाय खोल सकते हो। आप व्यवसाय में आप शिक्षा का व्यवसाय भी खोल दो, आपने कोई प्राइवेट कॉलेज खोल दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल। अब सरकार ने क्या कह दिया, सरकार ने कहा कि साहब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत आपको क्या करनी पड़ेगी, 10% सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी। तो क्या ये चीज ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, क्या ये चीज संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध तो नहीं है? तो मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन निकल के आए किसके सामने, कोर्ट के सामने। कोर्ट ने जब निर्णय दिया, कोर्ट ने क्या निर्णय दिया इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला निर्णय जो पहला पॉइंट निर्णय का ये था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। क्यों नहीं करता, याद करो, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। कितने प्रकार का जस्टिस है, वहां पे 3 प्रकार का लिखा हुआ है, याद करो। ऐसा नहीं कि केवल सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, वहां पे भी तो आर्थिक न्याय की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट ये कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, वैध है। और क्यों वैध है, क्योंकि संविधान में क्योंकि आरक्षण केवल सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सबल बनाने का साधन ही नहीं है, बल्कि यह सभी वंचित वर्गों के उत्थान के प्रयोग में लाया जा सकता है। याद करो कि हम लोगों को क्या करना है, जो बैकवर्ड लोग हैं उनको लेके आना है। अब बैकवर्ड तो किसी के आधार पे कोई भी इंसान हो सकता है, मानो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है कोई, उसको भी तो ऊपर लेके आना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल सामाजिक पिछड़ेपन को आप क्या कर दो, बराबर कर दो। सामाजिक पिछड़ेपन में तो आपने सब वंचित लोगों को ऊपर लेके आ गए, लेकिन जो बाकी लोग जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा वंचित हैं उनको आपने पीछे ही छोड़ दिया। हमारा संविधान किसकी बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है। अब समानता की जब बात होगी तो आर्थिक रूप से भी समानता होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक रूप से भी समानता होनी चाहिए, सोशल सामाजिक रूप से भी समानता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और ये भी कहा अतः ईडब्ल्यूएस युक्तियुक्त वर्गीकरण का क्या है, उदाहरण है। आपको पता है युक्तियुक्त वर्गीकरण, हमने पिछली क्लासों में देखा है कि युक्तियुक्त वर्गीकरण क्या होता है। सेकंड पॉइंट ये कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस की श्रेणी से बाहर रखना समानता के मौलिक अधिकार का विरोधी नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से इन वर्गों का आरक्षण कम नहीं होता। भाई एससी, एसटी और ओबीसी को जो पहले आरक्षण मिला हुआ है वो एज इट इज है भाई, 15%, 7.5%, और जो 27% है वो आरक्षण मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है। अगर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इसी में से दिया जाता, मानो कि एससी की 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आपने रिजर्व कर दी, एसटी की 10% कर दी, ओबीसी की आपने कर दी, तब ये कहा जा सकता था कि साहब यहां पे आप क्या कर रहे हो कि वो जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जो एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं दिया गया, उसमें आप क्या कर रहे हो, एससी, एसटी, ओबीसी की सीटें ले रहे हो। तो सरकार ने क्या किया था, सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी की सीटें तो छेड़ी नहीं, उसके अलावा 10% सीटें रिजर्व करी। इसका मतलब ये इन लोगों के साथ, इन लोगों के लिए समानता में कोई इनके विरुद्ध ये काम नहीं कर रहा था। निजी शिक्षण संस्थाएं में भी आरक्षण लागू किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सामाजिक न्याय पे भी हम लोग ये कहते हैं कि भाई चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें शिक्षा में अगर नामांकन होना है तो दोनों जगह क्या होगा, दोनों ही जगह सीटें आपको रिजर्व करनी पड़ेगी। तो सेम उसी आधार पे हमने क्या कहा कि साहब जिस तरह से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको क्या करनी पड़ेंगी, आरक्षित करनी पड़ेंगी। अच्छा, लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया तो इंदिरा साहनी केस में तो ये कहा गया था कि 50% लिमिट होनी चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से आने से तो ये 59.5% हो गया, मतलब करीब 9.5% एक्सीड हम लोग कर चुके हैं 50% को। और जब हमने बात करी थी अभी कि बिहार में करीब रिजर्वेशन कितना हो चुका है, 75%। तो बिहार का रिजर्वेशन गलत है, लेकिन अगर यहां पे रिजर्वेशन की बात करें तो यहां रिजर्वेशन हो गया 59.5%, ये सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बात कही कोर्ट ने कि जब इंदिरा साहनी केस में 50% की जो लिमिट लगी थी वो केवल किसके लिए लगी थी, वो एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के लिए लगी थी। भाई इन तीनों का कंबाइन आरक्षण किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50% को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तो आरक्षण 50% को एक्सीड कर सकता है। देखो क्या कहा कोर्ट ने, इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की अधिकतम सीमा
50% निर्धारित की गई। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि 50% आरक्षण की यह सीमा 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 में वर्णित वर्गों के लिए है, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। इसका अर्थ है कि 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। इनके अलावा अगर आप आरक्षण देना चाहते हो तो उसमें लिमिट आप किसको एक्सेट कर दोगे? 50% की लिमिट को वहां पे एक्सेट किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट जो पॉइंट, नेक्स्ट निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने निर्धारित किया कि आरक्षण इनेबलिंग फैक्टर है, यह संविधान के की अनिवार्य विशेषता नहीं है, अतः इसे समय समय पर बदला जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही कह दिया कि जो रिजर्वेशन है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये तो क्या है? इनेबलिंग फैक्टर। इनेबलिंग फैक्टर मतलब वंचित लोगों को सबल बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो जब वंचित लोगों को सबल बनाने के लिए आपने आरक्षण दिया, तो वंचित किसी भी दृष्टि से हो सबको सबल बनाना है। तो इस पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि साहब गतिशील होना चाहिए आरक्षण, तो वो गतिशील की बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जो कोर्ट ने भी मानी है। और तीसरे नेक्स्ट चीज की अब बात करें, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि लोकतंत्र में विधायिका ही जनता का प्रतिनिधि है और वितरण मूलक न्याय से संबंधित प्रावधान तय करना विधायिका के क्षेत्राधिकार में आता है। यह एक सकारात्मक कार्य के रूप में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान करना विधायिका के क्षेत्राधिकार में है। और कोर्ट ने यह भी माना कि भाई आप सब लोगों का, जनता जनार्दन का जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है वो तो कहाँ है? लोकसभा ही है, संसद ही है। वो संसद अगर ये चीज निर्धारित कर रही है, ये उसका क्षेत्राधिकार है कि सामाजिक न्याय में जब अनुपातिक समानता की बात की जाती है तो उसमें वो किस दृष्टि से उसे देखे। तो कोर्ट इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि साहब ये तो विधायिका का काम है, विधायिका ने काम किया है, तो जो भी विधायिका ने काम किया है किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और उनका निर्णय क्या है? उनका निर्णय ये सकारात्मक कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब फिर से ईडब्ल्यूएस में भी आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इसकी नेगेटिव पॉइंट भी और इसके पॉजिटिव पॉइंट भी। आलोचना और इसका महत्व। आलोचना की बात करें तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से सामाजिक कारक का महत्व कम हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं अब कि धीमे धीमे चूंकि सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती हैं और जब आर्थिक आधार पर आरक्षण आपने एक बार दे दिया है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आज से 50, 60, 70 साल बाद कि जो सामाजिक पिछड़ापन है इसको वरीयता 2 पे रख दिया जाए और आर्थिक पिछड़ापन इसको वरीयता 1 रख दी जाए। ये कुछ लोगों का तर्क है, इसलिए ईडब्ल्यूएस की आलोचना करते हैं। दूसरा, कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 50% की सीमा को हटा लिया गया है। अभी हमने देखा कि भाई इंदिरा साहनी केस में जो 50% की सीमा है वो यहाँ पे एक्सीड हो गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 50% की सीमा है, इसके अलावा तो आप क्या कर सकते हो? रिजर्वेशन दे सकते हो। इसका मतलब आज ईडब्ल्यूएस को मिला तो हो सकता है कल को मानो कि सरकार कहे कि साहब हम महिलाओं को 10% आरक्षण देंगे, दिव्यांगों को 5% आरक्षण देंगे, एक्स सर्विसमैन को 10% आरक्षण देंगे। तो आरक्षण की जो लिमिट है वो लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। वो जो पहले 50% की लाइन आपने सेट करी थी, यहाँ पे 50% की लाइन सेट करी थी इंदिरा साहनी केस में, क्या हुआ कि ये तो थी रिजर्व सीटें, रिजर्व, और ये थी नॉन रिजर्व सीटें, नॉन रिजर्व सीटें, लेकिन ये दोनों ही बराबर थी, 50% थी ये भी और ये भी 50% थी। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है? हमने कर दिया इस लाइन को और ऊपर। इस लाइन को और ऊपर मतलब अब नॉन रिजर्व जो सीट है, नॉन रिजर्व सीटें और रिजर्व सीटें, रिजर्व सीटें ये तो 59.5 पहुंच गई है और इसके मुकाबले आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितना बचा? 41.5 ही बचा, 40.5 सॉरी। ठीक है, अब हो सकता है कल को ये सीट और कम हो जाए, ये सीट और कम हो जाए, इसका मतलब नॉन रिजर्व कैटेगरी लगातार क्या होती है? ये कम होती जा रही है और रिजर्व कैटेगरी लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होगा? असंतुलन पैदा हो जाएगा। देखो इसके कारण सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के बीच असंतुलन पैदा हो जाएगा। पहले सामाजिक न्याय और समानता दोनों में 50-50% सीटें थी, लेकिन अब आप सामाजिक न्याय के नाम पे क्या कर रहे हो? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के नाम पे जो अवसर की समानता है उसको आप कम कर रहे हो। इससे क्या होगा? असंतुलन पैदा हो जाएगा और भविष्य में नए नए वर्गों को आरक्षण देने का रास्ता खुल जाता है, जिसके कारण भविष्य में भी ऐसी स्थिति बन सकती है जब आरक्षण मुख्य अधिकार बन जाएगा और अवसर की समानता सहायक अधिकार। भाई आपने जो मुख्य अधिकार है वो तो यही है ना आपका कि अवसर की समानता होनी चाहिए। जो आरक्षण है
या सामाजिक न्याय, वो तो उसके अंदर हमने बात करी थी। लेकिन इससे क्या हो रहा है, सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय को आपने ज्यादा वरीयता दे दी, सामाजिक न्याय को आपने ज्यादा वरीयता दे दी, और अवसर की समानता को की वरीयता आपने क्या कर दी है, कम कर दी है। तीसरा, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का प्रभाव बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इस पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है, इससे क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म कैसे प्रमोट हो सकता है। अब इसको समझो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब दो स्टेट की हम बात करते हैं, दो स्टेट की हम बात करते हैं, एक हम बात करते हैं बिहार की और एक हम बात करते हैं गोवा की। ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं, एक हमने बात कर रहे हैं बिहार की और एक बात कर रहे हैं गोवा की। बिहार की अगर अपन बात करें तो बिहार में एक व्यक्ति औसतन 54,000 रुपए कमाता है एक वर्ष में, प्रति वर्ष। कितने पैसे कमा रहा है, 54,000, 54,000 रुपए करीब करीब कमाता है एक व्यक्ति एक वर्ष में। ठीक है, गोवा में अगर यही आंकड़ा आप देखोगे तो करीब है 4,30,000 के आसपास, 4,30,000 रुपए प्रति वर्ष एक व्यक्ति कमा रहा है। ठीक है, गोवा में एक व्यक्ति ज्यादा पैसे कमा रहा है और बिहार में व्यक्ति कम पैसे कमा रहे हैं। इसका मतलब अगर ये पूछा जाए कि कहां पे ज्यादा गरीब लोग हैं, तो आप कहोगे साहब बिहार में ज्यादा गरीब लोग हैं, ज्यादा गरीब, और यहां पे लोग क्या हैं, कम गरीब हैं, कम गरीब हैं। ठीक है, अब मानो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी है, मान लो यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा और इसमें ईडब्ल्यूएस में 10% सीटें रिजर्व कर दी हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि बिहार के लोग ज्यादा सेलेक्ट होंगे इसमें और गोवा के लोग कम सेलेक्ट होंगे। हाँ या ना भाई, जहां पे ज्यादा गरीबी है वहां के लोग ज्यादा, जिन उन लोगों के पास ज्यादा ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट होंगे वो लोग ज्यादा सेलेक्ट होंगे, जहां पे लोग कम गरीब हैं वहां पे कम लोग सेलेक्ट होंगे। तो इससे क्षेत्रवाद की राजनीति में ये चीज आ सकती है कि भाई जहां पे ज्यादा गरीब लोग हैं, या ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा रोजगार देने के लिए सरकार ये कार्य कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे ईडब्ल्यूएस से क्षेत्रवाद को प्रमोशन मिल जाएगा। चौथा, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से पहले इस संबंध में आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए। जैसा मैं आपको बता रहा था कि सब एक ही दिन में लोकसभा से पास हो गया, एक ही दिन में राज्यसभा से पास हो गया। तो पहले अगर इतना बड़ा आपको निर्णय करना है सरकार को, तो इससे पहले कोई कमेटी बननी चाहिए थी, कमेटी अपने आंकड़े देती, अपनी सिफारिशें देती और उसके बाद ये निर्णय किया जाना चाहिए था, लेकिन ये चीजें इसमें नहीं हुई। ठीक है, ये तो था इसका नेगेटिव एस्पेक्ट। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की, कि भूमंडलीकरण एक प्रमुख दुष्प्रभाव में भूमंडलीकरण का एक प्रमुख दुष्प्रभाव भारत में बढ़ती आर्थिक विषमता के रूप में देखा जा सकता है। तो अगर आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ है, अमीर व्यक्ति ज्यादा अमीर हो गए और गरीब व्यक्ति और गरीब होते जा रहे हैं, तो इससे आर्थिक विषमता भारत में लगातार बढ़ी है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण भारत में गरीबों की चिंताजनक स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित करता है। भाई ईडब्ल्यूएस किसके लिए, गरीबों के लिए। तो जो आर्थिक विषमता बढ़ी है उस पे भी तो आपको काम करना है ना, केवल सामाजिक विषमता को नहीं देखना है, आर्थिक विषमता को भी आपको देखना है। और 1991 के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ये चीजें ज्यादा इंप्रूव हुई हैं। ठीक है, दूसरी चीज, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का उद्देश्य भी पाया जाता है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में भी भारत सरकार की अनेक योजनाएं आर्थिक आधार पर संचालित होती हैं। जैसे भाई लोगों को कम दामों में खाना मिलेगा। ठीक है, तो किन लोगों को मिलेगा, क्या सबको मिल जाएगा? भाई अगर आप लोग चाहो या कोई आईएएस चाहे कि सब मुझे फ्री में राशन मिल जाए, तो उसको नहीं मिलेगा, और एक गरीब व्यक्ति को राशन मिल जाएगा जो बीपीएल फैमिली से है। तो भारत में बहुत सारी योजनाएं किसके आधार पर निर्धारित की जा रही हैं, आर्थिक आधार पे हैं पहले से। तो क्यों आरक्षण जब आर्थिक आधार पे आ रहा है तो ये गलत है, इसको भी हमें क्या मानना चाहिए, भी चीज सही है। नेक्स्ट, अनारक्षित वर्गों के गरीबों को आरक्षण देने से आरक्षण के साथ जुड़ा हुआ हीनता का बोध, स्टिग्मा का भाव खत्म हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि मानो 10 आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, अब आप लोगों के लिए तो क्या है 10 आईएएस ऑफिसर है, अब मानो कोई एक व्यक्ति एसटी से बिलोंग करता है या एक व्यक्ति कोई उसमें से एससी से बिलोंग करता है, तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि उन 10 लोगों के बीच में ये नहीं कह सकता कि मेरी जो कैटेगरी है वो एससी कैटेगरी से हूं मैं या एसटी कैटेगरी से हूं।
तो समाज में, सोसाइटी में ये भाव बन चुका है कि साहब ये तो एसटी का व्यक्ति है, ये एससी का व्यक्ति है और ये रिजर्वेशन पाके इस पद तक पहुंचा है, तो ये स्टिग्मा बन गया है। लेकिन जब अब अनारक्षित वर्गों को भी आपने क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, तो वो जो हीनता की भावना है, जो स्टिग्मा समाज में बना हुआ है, धीमे धीमे वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और कंक्लूड आप कैसे करोगे इसको कि न्यायालय का निर्णय सही प्रतीत होता है क्योंकि यह न्याय के आदर्श का विस्तार करता है और न्याय के दायरे में गरीबों को भी शामिल करता है। भाई हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि सब लोगों को जस्टिस मिले, सोशली भी मिले, पॉलिटिकली भी मिले, इकोनॉमिकली भी मिले। तो जब न्याय की बात होती है तो सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए और ईडब्ल्यूएस से गरीब लोगों को भी इसमें हमने शामिल कर लिया, न्याय के इस दायरे में शामिल कर लिया है। तो भाइयों और ये कहानी थी किसकी, भारत में रिजर्वेशन की कहानी, भारत में जो भी आरक्षण की कहानी है वो ये कहानी थी। तो इसमें हमने जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं रिजर्वेशन के, जहां जहां से सवाल मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में बन सकता है, वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने किसी पेड बैच में भी या किसी कोचिंग में फीस देके भी आपने कोई क्लास ली होगी तो उसमें भी इतने डेप्थ में रिजर्वेशन से संबंधित, वहां पे एक दिन में हम लोग यार 15 और 16 दोनों आर्टिकल पढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने करीब 3 क्लास लिए सिर्फ आर्टिकल 16 समझाने के लिए बने। तो जितना बन सकता था पॉसिबली जिससे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सको, सारी चीजें हमने सॉल्व कर दी। हाँ, आरक्षण की बारे में आप एक बार और पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, जब आप स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहां पे फिर से कुछ चीजें आती हैं किससे संबंधित, आरक्षण से संबंधित जो भी आंदोलन हुए। हालांकि हमने बहुत छोटी सी उनकी चर्चा करी थी, लेकिन वहां पे आप बहुत अच्छे डेप्थ में उसे पढ़ते हो। लेकिन पॉलिटिकली भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो रिजर्वेशन था, जीएस पेपर 2 से संबंधित जो भी रिजर्वेशन और उससे संबंधित क्लॉज थे, वो सारे हमने बहुत डिटेल में अच्छे से हमने डिस्कस कर लिए। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्लास की क्या क्या पॉजिटिव चीजें आपको लगी, ये नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्लास जब हो रही है तो आप अपने नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, आंसर राइटिंग आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में आपको कि जो रिजर्वेशन से संबंधित, आरक्षण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैं प्रश्न आपको दे दूं और आप मुझे उसका उत्तर लिख के भेजना, ठीक है। तो ये था आर्टिकल नंबर 16, ये पूरी तरीके से हमने खत्म कर लिया है। अब हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आर्टिकल नंबर 17 हम लोग शुरू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्लासें कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।